हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, टारगेट सीटेट 2022 ईवीएस की ये हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी और इसमें हम संतुलित भोजन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, पिछली क्लासों में आपके जितने भी मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं इनकी संख्या 7 होती है। तो इससे पहले हमने आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, ये सारे विटामिन वगैरह करवा दिए थे। जिसने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं आप एक बार प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, संतुलित भोजन में हमारा जल और खनिज लवण भी आ जाते हैं। पिछली बार इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा वह खनिज लवण है जो मानव शरीर की हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, या पूछ लेंगे जल की स्थायी कठोरता कैसे होती है, क्यों होती है, कौन से लवण इसमें घुले रहते हैं। ठीक है, तो ये जल वाला टॉपिक आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए आज हम इस क्लास में केवल जल के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी इससे इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट बनते हैं सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। सबसे पहले तो जल के कार्य से आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कह देंगे कि जल का निम्न में से कौन सा एक कार्य नहीं है या फिर कौन सा कार्य है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक बार अच्छे से देखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। जल के कार्य, सबसे पहले जो जल होता है यह हमारे शरीर के ताप को स्वेदन यानी जो हमारा पसीना होता है और वाष्पन के द्वारा नियंत्रित करता है। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। अब कोई कहेगा कि जो जल होता है वो ताप को कैसे नियंत्रित कर सकता है, तो नहीं, जल ही है जो हमारे शरीर के ताप को स्वेदन और वाष्पन क्रिया के द्वारा क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, पहले हमें स्वेदन मतलब पसीना आता है, फिर वह वाष्प के रूप में उड़ जाता है इस तरह से। ठीक है, तो क्या होता है कि जो जल है वो हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसके उत्सर्जन का महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है, हमारा जल। जितने भी उत्सर्जित पदार्थ हमारे शरीर के अंदर होते हैं उनका उत्सर्जन कौन करता है, तो वो भी जल के माध्यम से ही पॉसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शरीर में होने वाली अधिकतर जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो सब जलीय माध्यम से ही क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट थे, तो ये आपको तीनों याद रखने हैं। ठीक है, जल हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक होता है और जैव रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं वो सभी जलीय माध्यम से ही संपन्न होती हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जल से पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। जैसे पूछ लेगा कि शुद्ध जल विद्युत का होता है या शुद्ध जल कैसा होता है। ठीक है, तो ये तो सभी को पता है कि जल रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। ठीक है, शुद्ध जल उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन। अब आपने पढ़ा होगा अम्ल क्षार पढ़े होंगे। ठीक है, तो अम्ल होता है, एक क्षार होता है, तो इनके पीएच मान भी होते हैं। तो कुछ पीएच मान जो 7 से अधिक होते हैं वो क्षारीय कहलाते हैं, जो 7 से कम होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, और जो 0 होता है वो उदासीन होता है। तो जल कैसा होता है, हमारा उदासीन होता है। ठीक है, इसकी प्रकृति उदासीन होती है। जैसे जो पीएच हमारा पैमाना होता है इसकी खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। ठीक है, तो कभी कभी पीएच मान भी पूछ लेते हैं। जैसे कह देंगे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो ये भी हम आपको करा देंगे। यहाँ पर दिया है शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। यहाँ पर याद रखना, शुद्ध जल जो है वो विद्युत का कुचालक है, लेकिन जो अम्लीय जल हमारा होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक जबकि अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होता है। अब यहाँ पर अम्लीयता क्या होती है, तो जब हम आपको अम्ल वर्षा पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें ये बता देंगे कि अम्ल वर्षा होती क्या है, अम्लीय जल क्या होता है। ठीक, अब देख लेते हैं शुद्ध जल का पीएच मान। यदि आपसे पूछता है तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अब यहाँ पर शुद्ध जल की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि एक भारी जल होता है जिसका सूत्र होता है D2O। ठीक है, जो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। ठीक, और जो हमारा शुद्ध जल है उसका पीएच मान यहाँ पर 7 होता है। ठीक, अब दिया है यहाँ पर पृथ्वी की सतह का एक क्वेश्चन बनता है और पिछली बार पूछा भी गया था कि जो पृथ्वी की सतह है इसका लगभग कितने % भाग जो है वो जल से ढका हुआ है, तो 3/4 भाग। ठीक है, कितना, 3/4 भाग, या फिर परसेंट में कहेगा तो लगभग 71% होता है। ठीक है, कहीं कहीं 70 मिल जाता है, तो आपके ऑप्शन में 71 ही मिलेगा। तो पृथ्वी की सतह का जितना भी भाग है उसका 3/4% भाग जो है, मतलब 3/4 भाग जो है वो किससे ढका है, जल से। अभी जल किस में पाया जाता है, तो झीलों, नदियों, समुद्रों आदि में। ठीक, अब दिया है जल प्रकृति में पदार्थ की तीनों अवस्थाएं। हमारे जो पदार्थ, अब इससे भी आपका पिछली बार क्वेश्चन बना था, जो पदार्थ होते हैं ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं यौगिक क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं। ये हमारी जो रसायन विज्ञान होती है उससे भी आपके 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो भी हम आपको कराएंगे। ठीक है, कि तत्व क्या कहलाते हैं, धातुएं क्या होती हैं, धातुएं क्या होती हैं। ठीक है,
तो हम अभी से अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। जल प्रकृति में पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, तीनों अवस्थाएं ठोस रूप, ठोस में जैसे कह दिया बर्फ के रूप में पाया जाएगा, ठीक है। द्रव रूप में पाया जाता, वर्तमान में द्रव रूप में ही हमारा जल देखने को मिलता है। और वर्तमान में क्या है, ठोस, यदि हम बर्फ जमा दें तो वो ठोस हो गया, द्रव अवस्था में जल पाया जाता है। और गैस मतलब वाष्प के रूप में जब जल उड़ता है तो वो गैस हो जाएगी, ठीक है। तो जल तीनों अवस्था में हमारा पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट है यहाँ पर 22 मार्च जो होता है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या दिया है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे शरीर के कुल भार का, कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर का जितना भी भार होता है उसका लगभग 70 से 75% भाग जल है। कितना, 70 से 75%, ठीक है। जबकि 71% भाग पर जल पाया जाता है पृथ्वी की। दोनों बातें याद रखना, ठीक। जल का रासायनिक सूत्र सभी को पता है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र H2O इसका होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं स्रोत के आधार पर जल का प्रतिशत। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि महासागरों में कितने % जल पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका कितनी ही बार पूछा गया है, और यह ना केवल CTET में बल्कि अदर टेट में भी ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। अभी जो MP-TET के एग्जाम्स हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो महासागरों में जो जल होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब 97.2% जल पाया जाता है। तो इतना सारा हम डाटा याद रखते हैं, तो ये भी हमें याद रखना है कि कितना जल कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। महासागरों में 97.2%। एक दो बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, एक दो बार इसे पढ़ेंगे तो आसानी से याद रहेगा, ठीक है। भूमि से घिरे समुद्र और खारी झीलों में 0.008% पाया जाता है। ग्लेशियर्स और ध्रुवों पर जमी बर्फ में कितना, 2.15% जल पाया जाता है। नदियों और मीठे जल की झीलों में 0.0091% जल पाया जाता है। भूगर्भ में 0.625% जल होता है, जबकि वायुमंडल में 0.001% जल होता है। सबको हम यदि मिलाएंगे तो लगभग में हमारा 100% आएगा, और जितना भी बचेगा वो अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, इसका आप एक स्क्रीनशॉट जरूर लें। इसके बाद देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ है। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दिया है, हिमांक और क्वथनांक। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमांक क्या होता, क्वथनांक क्या होता, गलनांक क्या होता है, ठीक है। ये आपको जब पता होगा तभी आप ये समझ पाएंगे, ठीक है। तो जल का जो हिमांक बिंदु है वो 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है हिमांक बिंदु होता है, यहाँ पर जो जल होता है वो जम जाता है, ठीक है। जबकि जल का जो क्वथनांक बिंदु है 100 डिग्री सेल्सियस पर यदि हम जल को उबाल देते हैं तो यहाँ पर 100 डिग्री ये क्वथनांक बिंदु कहलाता है जल का। यहाँ पर जल जो होता है वो उबलने लगता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.333 होता है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहाँ पर दिया भी है कि शुद्ध जो जल होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और यही उसका हिमांक बिंदु कहलाता है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है जल और यह उसका क्वथनांक बिंदु कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है तो यह निम्न में से जल का क्या है, क्वथनांक बिंदु है, हिमांक बिंदु है, गलनांक बिंदु है, अपवर्तनांक है, क्या है, तो क्वथनांक बिंदु है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब देख लेते हैं जल की कठोरता। मतलब जो जल होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो कठोर जल होता है और मृदु जल। तो नाम से ही स्पष्ट है। कठोर जल क्या होगा, वह जल जो साबुन, यहाँ पर साबुन हो जाएगा, ठीक है। वह जल जो साबुन के साथ सरलता और शीघ्रता से काफ़ी झाग उत्पन्न नहीं करता है। कठोर मतलब झाग होगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब झाग उत्पन्न नहीं करेगा मतलब कठोर जल होगा। और मृदु जल मतलब जो आसानी से और सरलता से साबुन के साथ झाग उत्पन्न करता है वो क्या होता है, हमारा मृदु जल होता है। अब पूछा जाता है जल की कठोरता, निम्न में से पूछ लेगा कि अस्थायी कठोरता किस कारण से होती है या जल में स्थायी कठोरता क्यों होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो यहाँ पर दिया है कि जल की कठोरता जल में कुछ विशेष लवणों के घुले रहने के कारण होती है। किसके कारण, विशेष लवणों के घुले रहने के कारण। अब ये लवण आपको बताते हैं, लवणों के घुले रहने के कारण जल में 2 प्रकार की कठोरता देखने को मिल जाती है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है कि जल की स्थायी कठोरता को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवणों के घुले रहने के कारण, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट
और मैग्नीशियम सल्फेट। लवणों के घुले रहने के कारण जल कठोर होता है, तो इस जल की कठोरता को स्थायी कठोरता और जल को स्थायी कठोर जल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण यदि जल कठोर है तो वो स्थायी कठोरता है उसकी। ठीक है, और स्थायी कठोरता आसानी से दूर नहीं की जाएगी, नाम से ही स्पष्ट है, स्थायी है, मतलब इसे हटाया नहीं जा सकता और जल को उबाल कर भी इसे दूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसे दूर यदि हमें करना है तो जल में सोडियम कार्बोनेट डालते हैं। क्या डालते हैं? सोडियम कार्बोनेट डालते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, इसे आसानी से दूर नहीं किया जाता। जल की जो स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवणों के कारण होती है। अब देखते हैं अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता क्यों होती है? तो जल में सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ठीक है, वहाँ पर क्या था? कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और सल्फेट और क्या था यहाँ पर? क्लोराइड के कारण। जबकि जो अस्थायी कठोरता है वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है, आप एक दो बार इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो ये तभी आपको याद रह पाएगा। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लवणों के कारण अस्थायी कठोरता होती है। और अस्थायी मतलब एक कम समय के लिए होती है और इसे आसानी से हम दूर भी कर सकते हैं। जैसे पूछ लेगा अस्थायी कठोरता कैसे दूर कर सकते हैं, तो या तो हम जल को उबाल देंगे तो अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी, या फिर उसमें चूना जल मिला देंगे तो अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना। अब हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आपका बनता है, निम्न में से कौन से रोग दूषित जल के द्वारा फैलते हैं? तो वो हो जाएगा आपका पीलिया, टाइफाइड जिसे कहते हैं, हैजा, पैचेस और कोलेरा। ठीक है, यहाँ कॉलरा होगा। ठीक है, क्या होगा? कॉलरा। ठीक है, तो ये इतने जो रोग हैं ये हमारे दूषित जल से फैलते हैं। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा एक ऐसा रोग है जो दूषित जल से नहीं फैलता, या फिर कौन सा एक ऐसा रोग जो दूषित जल से फैलता है। तो ये आपको याद रखना है, इतने रोग जो हैं ये दूषित जल से फैलते हैं। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट दिए गए हैं। जैसे पूछ लेता है कभी कभी, ये क्वेश्चन आपका बनता है कि नींबू जो होता है वो साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्यों? क्योंकि जो नमकीन पानी होता है उसका घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। आपके ऑप्शन में ये देखने को मिल जाएगा, तो आपको यही करेक्ट लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट पूछेगा आपसे कि जो जल होता है वो किस तरह से बादलों में बदलता है। तो इसका क्रम आपसे पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा सत्य है। तो सबसे पहले बाष्पन होता है जल का। ठीक है, जो जैसे हमारे तालाब हैं, नदियां हैं, झील हैं, ठीक है, तो इनके जल जो है सबसे पहले बाष्प बन करके उड़ते हैं, फिर वर्षा मतलब संघनित हो जाती है, वर्षा होती है वर्षा के माध्यम से। ठीक है, फिर संघनन होता है और फिर बादल बनते हैं और पुनः वर्षा हो जाती है, फिर से बाष्पन होता है। तो ये जल चक्र कहलाता है और ये चलता रहता है। नेक्स्ट है हमारा, जल को हम उबालकर, छानकर और क्लोरीन डालकर शुद्ध कर सकते हैं। तो ये विधियां होती हैं, ठीक है, शुद्ध करने की जल को। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद क्यों गोल होती है? कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्षा की बूंदें किस कारण से गोल होती हैं। तो याद रखना है आपको, पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। ठीक, शुष्क बर्फ पूछ लेते हैं, निम्न में से शुष्क बर्फ है तो क्या है? वो है हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? ठोस CO2 हमारा शुष्क बर्फ होता है। भारी जल एक प्रकार का मंदक है और आपको पता होगा भारी जल का सूत्र होता है D2O, और D2O यह हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है। ठीक है, तो भारी जल का सूत्र D2O और यह एक प्रकार का मंदक होता है। नेक्स्ट है, पूछा जाता है आपसे कि सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है? तो वो हमारा मृत सागर है। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके जल के बारे में हुए। इसके अलावा जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें भी आपके जितने भी अन्य फैक्ट रह गए हैं जल के बारे में, जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे वहाँ पर कराएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी खनिज लवण, और फिर नेक्स्ट इसी तरह से हमारा नेक्स्ट सेशन चलता रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। थैंक यू।